हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मास्टर लर्नर। लास्ट टाइम हमने देखा था सर्वेइंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट वाज रेसिप्रोकल लेवलिंग, और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेईई, फॉर एवरी काइंड ऑफ जेईई। और ऑलरेडी एज यू नो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को स्पेशल बैच है दैट ऑलरेडी हैज बीन स्टार्टेड फॉर एसएससी जेईई. So do not forget to register over here. Let us start with our topic then. Myself, MD Lauddin Ansari, and I will be taking most of your very important sessions which will be helpful on your for SSC JEE. Static indeterminacy में आज हम देखेंगे static indeterminacy of the beam and frame. और static indeterminacy of the beam से पहले थोड़ा सा इसके रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। जनरली हमें जो देखने के लिए मिलता है, दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर रोलर है तो कितने रिएक्शन होंगे? ऑब्वियसली रोलर में सिर्फ नॉर्मल टू द सरफेस हमें एक रिएक्शन मिलता है, दैट इज ओनली वन। और अगर हिंज है तो कितने रिएक्शन मिलेंगे हमें? दैट इज टू रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो सिंपली सपोर्टेड में सिर्फ 3 है। एट द सेम टाइम अगर ओवरहैंगिंग है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड ओनली। ओवरहैंगिंग बीम में हमें कितने मिलेंगे? सेम एक रिएक्शन हमें मिलेगा रोलर में और 2 रिएक्शन हमें मिलेंगे हिंज सपोर्ट में। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट। अगर हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर की बात करें, प्रॉप्ड कैंटिलीवर एक साइड इसके फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द 3 रिएक्शंस इन 2D। मतलब वर्टिकल रिएक्शन भी दे सकता है, हॉरिजॉन्टल भी दे सकता है। एट द सेम टाइम ये रोटेट होने से बीम को यहां पर रेजिस्ट करेगा, है ना। जब रोटेशन को जो रिस्ट्रेन करेगा तो क्या होगा? एक मोमेंट जनरेट होगा। सो यहां हमें 3 रिएक्शंस मिलेंगे एंड एज यूजुअल इस रोलर सपोर्ट पर हमें एक रिएक्शन। सो टोटल अगर नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करें, वी हैव हियर ओवर 4 रिएक्शंस, करेक्ट। फिक्स्ड बीम में अगर बात करें, दोनों तरफ अगर फिक्स्ड है तो यहां 3 रिएक्शंस फॉर ऑल जनरल लोडिंग, और यहां भी हमें मिल जाएंगे 3 रिएक्शन फॉर ऑल जनरल लोडिंग। दिस इज जस्ट बेसिक। नाउ लेट अस सी अबाउट स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम। स्पेशली 2D स्ट्रक्चर में किसी भी स्ट्रक्चर का स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो स्ट्रक्चर हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? एंड फॉर दैट वी विल बी यूजिंग 3 इक्वेशंस। हम 3 इक्वेशन पहले भी यूज करते थे। क्या करते हैं? दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये यूज करते हैं ना 3 इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या इंश्योर करता है? कोई भी रिजल्टेंट फोर्स उस स्ट्रक्चर को x डायरेक्शन में ले जाने के लिए लायक नहीं बचा। देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन। दूसरा क्या इंश्योर करता है? देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स इन y डायरेक्शन। और तीसरा ये बता रहा है कि भाई वो स्ट्रक्चर जो है, चाहे वो बीम हो, ट्रस हो, आर्च हो, फ्रेम हो, कोई भी, लेकिन वो ये बता रहा है दैट स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू रोटेट अबाउट एनी पॉइंट, द होल स्ट्रक्चर। तो ना वो x में जा सकता है, ना y में जा सकता है, ना रोटेट हो सकता है, तो फिर रुक गया ना वहीं। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज द स्ट्रक्चर इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड है, यहां हमारे पास में रिएक्शंस हैं, 3 रिएक्शन। सपोज दिस पोजीशन इज A एंड दिस पोजीशन इज B। हम इसको क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन एट A, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन एट A, लेट अस से वर्टिकल एट A, वर्टिकल एट B और हॉरिजॉन्टल एट B। और याद होगा नॉर्मली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह जब आपने बनाया होगा, उसमें अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, कुछ भी लोडिंग अगर है हमारे पास यहाँ, कुछ भी UDL हो या फिर लोडिंग कंसंट्रेटेड लोड हो या मोमेंट हो, किसी भी तरह का लोडिंग हो, हम क्या करते थे? हम इन इक्वेशंस को यूज करते थे और रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेते थे। बात समझ में आ रही है? इन इक्वेशंस को यूज करते थे ये मानते हुए कि हमारा स्ट्रक्चर, हमारा बीम जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और हम यूज कर लेते थे क्या? और यहां से क्या फाइंड आउट कर लेते थे? ये 3 रिएक्शन हम फाइंड आउट कर लेते थे, करेक्ट। तो 3 इक्वेशन था हमारे पास और ये 3 रिएक्शन थे हमारे पास जो अननोन थे। 3 इक्वेशन 3 अननोन, ये बन जाता था। फिर उसके बाद आप क्या करते थे? याद होगा, आप कहीं भी सेक्शन लेके
शेयर फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते थे, बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लेते थे। यानी ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना ये क्या है? ये इंटरनल फोर्सेस हैं बीम में। जैसे ये जो रिएक्शंस है ये क्या है? ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बीम में, ये एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं। और जो हमने यहाँ सेक्शन लेके फाइंड आउट किया ना, और जो हमने यहाँ से निकाला दैट वाज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वो हमारा इंटरनल फोर्स है। बीम में स्पेशली आपने देखा होगा कि अगर आपने रिएक्शन एक्सटर्नल वाले निकाल लिए, फिर आप इंटरनल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यानी प्रॉब्लम कहां हो जाएगी? अगर हम रिएक्शन ना निकाल सके तो हम इंटरनल भी नहीं निकाल पाएंगे। ये याद रखना है आपको। जैसे मान लिया प्रॉप कैंटिलीवर है, यहां पे कितने रिएक्शंस होंगे? फिक्स्ड के जगह पर 3 रिएक्शन और रोलर के जगह पर 1 रिएक्शन। टोटल हमारे पास में रिएक्शन हो गए अननोन 4। और यहां अगर मुझे इन रिएक्शंस को निकालना है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट किसी एक सेक्शन में पता करने के लिए, तो मेरे पास जो अवेलेबल इक्वेशन है अभी इस वक्त वो सिर्फ 3 अवेलेबल इक्वेशन है। तो इक्वेशन हमारे पास जो है अवेलेबल इक्वेशन कितने हो गए? हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन कितने हो गए? हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन हो गए ओनली 3। और ये कौन है? दीज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। और हमारे पास में अननोन्स कितने हो गए? अननोन्स हो गए हमारे पास 4। अब ये सॉल्व करना मुश्किल है, सिर्फ इक्विलिब्रियम के जरिए सॉल्व करना मुश्किल है। ये कुछ और इसमें मेथड लगाने पड़ेंगे। ठीक, बात आ रही समझ में? यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे अवेलेबल इक्वेशन हमारे पास कितने हैं, उसी के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम एक्सटर्नल अननोन्स को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। और इसी तर्ज पर हमारा क्या बनता है? इसी तर्ज पर हमारा बनता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बहुत सिंपल तरीके से बात करें तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, पहली बात, बीम के स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में एक्सटर्नल और इंटरनल में इंटरनल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अभी मैंने बताया ना, एक्सटर्नल रिएक्शन से एक बार अगर बीम में निकल गए तो इंटरनल शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट तो निकल ही जाते हैं। तो हमारे लिए बेसिकली क्या हो गया? बीम के लिए स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द बीम इज नथिंग बट द एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक, पहला पॉइंट है। सो बीम हैज ओनली एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारे लिए? मैंने क्या कहा? अननोन रिएक्शंस और अवेलेबल इक्वेशन। सो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गई हमारी द एक्सटर्नल अननोन रिएक्शंस माइनस अवेलेबल इक्वेशन। वेरी सिंपल। अब पिछली बार जो हमने देखा था उसी तरह से कुछ बीम के लिए देख लेंगे। सपोज दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड। यहां कितने रिएक्शंस होंगे? हिंज पर हमारे 2 रिएक्शन और रोलर पर हमारे 1 रिएक्शन। टोटल अननोन कितना हो गया? यहां टोटल अननोन कितना हो गया? यहां टोटल अननोन हो गए हमारे 3। और अवेलेबल इक्वेशन किसी भी 2D स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास कितने हैं? अवेलेबल इक्वेशन दैट इज ऑल्सो 3। दिस इज फॉर जनरल लोडिंग। तो अननोन रिएक्शंस 3 और अवेलेबल इक्वेशन 3, यानी द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0 हो गई। व्हाट डज इट मीन? यानी ये बीम हमारा डिटरमिनेट है। डिटरमिनेट मतलब हम इसके एक्सटर्नल अननोन रिएक्शंस को सिर्फ अपने अवेलेबल इक्वेशंस के जरिए निकाल सकते हैं। वेरी इजी, करेक्ट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। सपोज ये सारे बीम हैं, अब मुझे इसके निकालने हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। राइट, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ये सिंपली सपोर्टेड मैंने पहले ही बता दिया, यहां पे टोटल हमारे कितने हो गए? अननोन रिएक्शंस 3 और अवेलेबल इक्वेशंस आर आल्सो 3, दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये हमने पहले ही देख लिया, करेक्ट नो? अब दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में यहां हमारे पास कितना रिएक्शन है? फिक्स्ड वाले एंड पर हमारे पास 3 रिएक्शन होंगे फॉर एनी काइंड ऑफ जनरल लोडिंग, एंड रोलर वाले एंड पर हमारे पास 1 रिएक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन यहां कितने हो गए? 4। और अवेलेबल इक्वेशन कितने हैं? दैट इज 3। पहला वाला डिटरमिनेट हो गया क्योंकि 3 अननोन 3 अवेलेबल इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा वाला 4 अननोन 3 इक्वेशन इंडिटरमिनेट हो गया। इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री। इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री क्यों? एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है जो हम अपने अवेलेबल इक्वेशंस के जरिए
नहीं निकाल सकते। और ये जो अवेलेबल इक्वेशंस हैं अभी अभी इस मोमेंट पर, दैट इज नथिंग बट आवर इक्विलिब्रियम इक्वेशन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दैट इज फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में कितना होगा, 3 यहां रिएक्शंस और 3 यहां रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ अननोन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ अननोन 3 + 3 6 फॉर एनी जनरल लोडिंग। और टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हमारे पास, टोटल अवेलेबल इक्वेशंस जो हमारे पास हैं, दैट इज स्टिल 3। सो दिस इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 3rd डिग्री। दिस फिक्स्ड बीम विल बी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 3rd डिग्री। करेक्ट, इजी है। नाउ नेक्स्ट वन थोड़ा इसमें और ऐड करते हैं, अवेलेबल इक्वेशंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं। कैसे, देखो। और बीम के लिए स्पेशली इन पॉइंट्स को याद रखना है। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था, व्हाट वाज दैट, बीम में इंटरनल इंडिटरमिनेसी का रोल नहीं है। ओनली द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी विल बी ऑल द एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल मतलब सिर्फ एक्सटर्नल अननोन पर ही डिपेंडेंट है। अब कभी कभी क्या होता है, बीम में कुछ इंटरनल अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट, लाइक हिंज। ये सेम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम था जिसे हमने देखा था, और यहां एक हिंज स्टार्ट हो गया। नाउ दिस हिंज, कैन यू सी दैट, इंटरनली एक हिंज हमने प्रोवाइड किया। इसको एक अगर वर्ड कहा जाए, दैट इज एक्चुअली इंटरनल अरेंजमेंट वी हैव गिवन, लाइक इंटरनल हिंज। और एवरीवन नोज दैट कि हिंज पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। अगर मैंने इसे ए कहा, ये बी कहा और ये सी, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू 0। रिएक्शंस अभी भी हमारे पास क्या थे, एक्सटर्नल रिएक्शंस। यहां पे 3 एक्सटर्नल रिएक्शन और यहां 1 एक्सटर्नल रिएक्शन। और ये ध्यान रखना है, इंटरनल अरेंजमेंट और सपोर्ट में फर्क है। बीम के लिए इंटरनल अरेंजमेंट एक्स्ट्रा इक्वेशन हमेशा दे के जाएगा। इंटरनल अरेंजमेंट क्या, हमेशा एक्स्ट्रा इक्वेशन दे के जाएगा। और एक्सटर्नल सपोर्ट और ये दोनों में फर्क है, नहीं मिलाना। नाउ नेक्स्ट वन, अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, स्टिल 4, नो, स्टिल 4। और अब हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस कितने हो गए, इफ यू सी केयरफुली, टोटल अवेलेबल इक्वेशंस हमारे पास पहले कितने थे, 3। ये 3 किन की वजह से थे, दैट वाज ड्यू टू समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट। ये था ना पहले हमारे पास, ये पहले था हमारे पास ऑलरेडी। लेकिन एक एक्स्ट्रा इंटरनल अरेंजमेंट, दैट इज ड्यू टू इंटरनल हिंज, अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन अवेलेबल है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी 0। तो अभी हमारे पास टोटल कितने इक्वेशन अवेलेबल हो गए, अब हमारे पास में अवेलेबल इक्वेशन, इसलिए मैंने इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं लिखा, इसको मैंने लिखा अवेलेबल इक्वेशन। अब बात समझ में आई है क्यों मैंने अननोन रिएक्शंस के साथ में इक्विलिब्रियम इक्वेशन डायरेक्टली नहीं लिखा, अवेलेबल इक्वेशन। अब हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन कितने हैं, 4। पहले क्या था, बिना हिंज के, ये जब हिंज नहीं था इसमें, दैट वाज इंडिटरमिनेट टू 1st डिग्री। एक रिएक्शन एक्स्ट्रा हो रहा था जो हम नहीं निकाल पा रहे थे अपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए। पर अभी क्या हो गया, इस इंटरनल हिंज के वजह से एक हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन मिला। अब हमारा जो अवेलेबल इक्वेशन है वो 4 हो गया और हमारे पास अननोन भी 4 है। अब ये डिटर्मिनेट हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये हमारा डिटर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट वन, इफ यू सी ओवर हियर, फिक्स्ड बीम में यहां कितने रिएक्शंस होंगे, 3 फिक्स्ड है, यहां भी 3 फिक्स्ड है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन अभी भी यहां 6, अभी भी 6। और इंटरनल हिंज will provide you one extra reaction, that is bending moment over here will be 0। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास यहां पहले ही 3 था और ये हमें एक दे देगा एक्स्ट्रा इक्वेशन, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन दे देगा। टोटल इक्वेशन की अगर हम बात करें अवेलेबल इक्वेशंस की, तो फिर हमारा यहां कितना हो गया, 4। पहले पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था कि इसका फिक्स्ड बीम का दोनों साइड से अगर फिक्स्ड है तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसकी 3 थी, इट वाज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 3rd डिग्री। पर अभी ड्यू टू द इंटरनल अरेंजमेंट इट हैज बिकम नाउ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 2nd डिग्री। 2 अननोन अभी भी हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे अवेलेबल इक्वेशंस के होने के बावजूद हम उन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते अभी। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, यहां कितना होगा, यहां होगा, दिस इज ए सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट 3 होगा।
और यहां भी फिक्स सपोर्ट है, यहां भी 3 होगा। मैंने जैसा कहा था, कभी भी घबराना नहीं, दिस इज जस्ट एन इंटरनल अरेंजमेंट। ये इंटरनल अरेंजमेंट है, एक लिंक टाइप का है, डोंट वरी अबाउट इट। वक्त मिलेगा तो इसको भी डिटेल में बात कर लेंगे। नाउ दिस लिंक डोंट वरी अबाउट इट। अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? दैट नंबर ऑफ अननोन्स आर स्टिल 6, नंबर ऑफ अननोन्स स्टिल 6। और अवेलेबल इक्वेशन कितना है? दैट इज इंटरेस्टिंग। बेंडिंग मोमेंट यहां भी 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट एक यहां भी 0 होगा, क्योंकि हमारे पास 2 हिंज पोजीशन है। इंटरनल हिंज हमारे पास 2 एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं, उन दोनों जगह पर हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास पहले से 3 अवेलेबल था और 2 इक्वेशन यहां से एक्स्ट्रा मिल सकता है, दैट विल बिकम 3 + 2 दैट इज 5। मतलब अवेलेबल इक्वेशंस हमारे पास 5 हो गए, 5 अवेलेबल इक्वेशंस हो गए। कैसे? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो कि किसी भी 2D स्ट्रक्चर के लिए होगा, और साथ ही 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू इंटरनल अरेंजमेंट। और वो इंटरनल अरेंजमेंट में हमारे पास क्या है? 2 हिंज अवेलेबल है, 2 hinges आर अवेलेबल ओवर हियर। सो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट तो है बेचारा अभी भी, बिकॉज एक्स्ट्रा 1 रिएक्शन हम अभी अपने अवेलेबल इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री। करेक्ट? ये अभी भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री कहलाएगा। नाउ मैंने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के अलावा आपके जब प्रीवियस सारे क्वेश्चंस वगैरह देखे तो मैंने ध्यान दिया, दे आर ऑल्सो वेरी मच ईगरली आस्किंग कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ द बीम, कुछ सवाल हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया आपके इस पर्टिकुलर क्लास में, एंड आई होप यू विल लाइक इट। सो स्टेबिलिटी ऑफ बीम के लिए हमें क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहली बात, स्टेबिलिटी ऑफ बीम में अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो स्टेबल होगा विथ फ्यू कंडीशंस। क्या? अगर हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, अच्छा मतलब क्या हुआ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का 0 से बड़ा होना? व्हाट डज इट मीन? हमने पहले भी लिखा था ना कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है? अननोन रिएक्शन माइनस अवेलेबल इक्वेशन, है ना? अवेलेबल इक्वेशन। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा 0 या 0 से बड़ा हो जाए, अगर 0 होगा मतलब डिटरमिनेट है, और 0 से बड़ा होगा मतलब रिएक्शंस ज़्यादा हैं, है ना? रिएक्शंस ज़्यादा हैं। देखो, रिएक्शंस ज़्यादा होने से चांसेस बन जाते हैं कि वो स्टेबल होगा। रिएक्शन कम होगा तभी तो स्टेबल नहीं होगा, है कि नहीं? एक बीम है, मान लो यहाँ पर, जैसे ये बीम है, अब यहाँ क्या है? रोलर है, ये एक देगा रिएक्शन, ये भी रोलर है, ये भी देगा एक रिएक्शन। लेकिन अगर कोई इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड कर दे, कोई या फिर ऐसा फोर्स हो जो इंक्लाइंड हो, जिसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हो, समझ रहे? तो जैसे ही हमारे पास कोई भी रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द लोडिंग कोई भी रिजल्टेंट फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच जाता है, दीज टू सपोर्ट्स, ये दोनों रोलर सपोर्ट कैपेबल नहीं है उस हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करने में। आर यू गेटिंग इट? ये दोनों कैपेबल नहीं है उस हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करने में, क्योंकि ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ही रिएक्शन दे सकते हैं। अब क्या होगा? ये बीम अनस्टेबल हो गया, इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये हो गया हमारा अनस्टेबल बीम। यानी बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ रिएक्शन कुछ एक मिनिमम होना ही चाहिए। कुछ पॉइंट्स जो बहुत बहुत जरूरी हैं, जैसे अभी मैंने कहा ना, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन की बात करें इस बीम में, कितना होगा? इस 2D में जनरल कंडीशन में अवेलेबल इक्वेशन 3 होंगे, बोलो, है ना? 3 अवेलेबल इक्वेशन होगा, समझ रहे हैं? और अभी हमारे पास अननोन रिएक्शन कितना है? 2। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या आ जाता है? दैट इज गोइंग टू कम -1। इसीलिए मैंने कहा अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज लेस देन 0, देयर इज अ चांस ऑफ बिकमिंग इट अनस्टेबल। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो जाता है तो स्टेबल होने के चांसेस हैं। बट उसके साथ थोड़ा आपको ध्यान भी रखना है। कैसे?
डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटेंसिटी -1 हो गया, -1 हो गया, हमने समझा ठीक है ये अनस्टेबल है, पर ऐसा सोच लेते हैं कि लोड जो लगाने वाला है उसने इस तरह का लोड ही नहीं लगाया, सिर्फ एक वर्टिकल लोड यहां लग रहा है। अब इसके पास में लोड की वजह से कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं अवेलेबल है, तो रेजिस्ट कर ही सकता है ना। दैट इज द नेक्स्ट लेवल। समझ रहे बात? जनरल लोडिंग के केस में दिस इज गुड, बट अगर कोई स्पेसिफिकली लिखे यहां पर कि मैं बीम रखा हूं, बीम में 2 रोलर सपोर्ट लगा रखा है मैंने, और मेरा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है, तो क्या ये स्टेबल रहेगा? हाँ, सिर्फ वर्टिकल लोडिंग के लिए ये बीम वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा। जब कोई हॉरिजॉन्टल इसके पास फोर्स ही नहीं है, इसको रेजिस्ट वैसे भी करने की जरूरत नहीं है। बट इन जनरल बात करें, इट इज एक्चुअली अनस्टेबल बीम, इट इज एक्चुअली अनस्टेबल बीम। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, बात आ रही समझ में? सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटेंसिटी अगर 0 से ज्यादा होता है तो हम जनरली बोलते हैं स्टेबल है, जनरली विथ फ्यू कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि फॉर अ 2D स्ट्रक्चर मिनिमम 3 रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड। मिनिमम, कम से कम 3 रिएक्शंस चाहिए होंगे। कम से कम किसी भी 2D स्ट्रक्चर के लिए 3 रिएक्शंस चाहिए होंगे। जैसे यहां हमें 2 मिल रहा था, अगर एक और मिल जाता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये स्टेबल हो जाता ना। अगर एक और रिएक्शन देने के लायक कोई भी एक सपोर्ट रहता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये स्टेबल हो जाता है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ और पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं। कैसे? द रिएक्शन शुड नॉट बी पैरेलल। 3 तो चाहिए लेकिन पैरेलल नहीं होना चाहिए। 1 by 1 आई विल शो यू ईच एंड एवरी पॉइंट। जैसे क्या कहा? द रिएक्शन शुड बी मिनिमम 3 एंड इट शुड नॉट बी पैरेलल। 3 तो चाहिए लेकिन पैरेलल नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए जैसे ये बीम है, उस पॉइंट को ले लेते हैं, यहां एक रिएक्शन देगा, यहां एक रिएक्शन देगा और यहां एक रिएक्शन देगा। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? 3 चाहिए था ना रिएक्शन, 3 मिल गया, स्टेबल हो जाना चाहिए, बट स्टिल इट इज नॉट स्टेबल। क्यों? क्योंकि तीनों के 3 रिएक्शन पैरेलल हैं। अभी भी इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग, बिकॉज कोई भी हॉरिजॉन्टल अगर इसको लोडिंग मिलेगा इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, यानी 3 रिएक्शन मिले पर साथ ही साथ वो तीनों के 3 रिएक्शन हमारा पैरेलल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट विल सी। नेक्स्ट पॉइंट, द रिएक्शन शुड नॉट बी कंकरेंट। मतलब 3 तो मिल रहा है, 3 चाहिए कम से कम, लेकिन वो आपस में कंकरेंट भी ना हो जाए। व्हाट डज इट मीन? कंकरेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब तीनों रिएक्शंस को किसी एक पॉइंट से पार नहीं होना चाहिए। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द रिएक्शन किसी एक पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। लेट अस सी दैट। यहां ये भी रोलर सपोर्ट है, इसका रिएक्शन कैसे मिलेगा? नॉर्मल टू द सपोर्ट। ये भी एक रोलर सपोर्ट है, इसका रिएक्शन कैसे मिलेगा? नॉर्मल टू द सपोर्ट, नॉर्मल टू द सपोर्ट। और यहां भी रोलर है, रिएक्शन कैसे मिलेगा? नॉर्मल टू द सपोर्ट। तीनों रिएक्शंस के लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट। अगर ये किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, अब इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? नाउ दे आर बिकमिंग कंकरेंट, एक ही पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस अगर होंगे तो भी ये स्टेबल नहीं होगा, इट विल स्टार्ट रोलिंग डाउन, इट विल स्टार्ट रोलिंग डाउन अबाउट द पॉइंट O। ये भी अनस्टेबल कंडीशन है। अगर इससे ना समझ में आए, थोड़ा अलग टाइप का डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। यहां मान लेते हैं हमारे पास में ये 3 हमारा रोलर सपोर्ट है ना, और ये तीनों सरफेस पर रखा हुआ यहां, और तीनों रिएक्शंस अगर हमारे किसी एक ही पॉइंट पर जाके मिल जाएं, दिस बीम विल स्टार्ट रोलिंग डाउन अबाउट दैट सरफेस। सो रिएक्शंस को कंकरेंट भी नहीं होना चाहिए। 3 तो है लेकिन कंकरेंट है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। तो हमने देखा पहला, हमने देखा दूसरा केस। एक और है हमें देखना, एक और है क्या? देयर शुड नॉट बी एनी इंटरनल कोलैप्स फॉर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए, ये कैसा है? व्हाट डज इट मीन? मैकेनिज्म नहीं होने का मतलब, मैकेनिज्म नहीं होने का मतलब क्या है? सी, ये 2 हिंज पोजीशंस हैं।
दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, और सिंपली सपोर्टेड बीम में ये दो हमारे क्या हैं, हिंज लोकेशन हैं। हिंज लोकेशन के अलावा अगर मैंने एक एक्स्ट्रा हिंज प्रोवाइड कर दिया, दो हिंज लोकेशंस के अलावा ये भी हिंज, यहां भी हिंज, और मैंने एक एक्स्ट्रा यहां भी हिंज प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, नाउ दिस बीम विल स्टार्ट कोलैप्सिंग लाइक दिस। ये बीम इस तरह से कोलैप्स कर जाएगा। इसको कहते हैं मैकेनिज्म। यानी 3 हिंज एक रो में नहीं होने चाहिए, 3 हिंज एक साथ एक रो में नहीं होना चाहिए, वरना वो भी अनस्टेबल है। तो बीम के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके पूरे कवरेज ऑफ सिलेबस के हिसाब से। बीम का स्टेबल होना या ना होना, इससे रिलेटेड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आया हुआ है प्रीवियस में बहुत सारा। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट गो थ्रू इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड वंस मोर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर द फ्रेम। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर द फ्रेम, और बहुत सिंपल अंदाज में देखेंगे। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर द फ्रेम कैसे निकालेंगे, आई विल जस्ट टेल यू वेरी सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग आउट दिस वन। सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर निकालना है, सिंपली वी विल अप्लाई 3c माइनस r डैश। अब बताते हैं क्या है ये c और क्या है ये r डैश। किसी भी फ्रेम को हम क्या करेंगे, किसी भी फ्रेम को मिनिमम नंबर ऑफ कट लगा के उसे कैंटिलीवर बना देंगे। ऑल द कैंटिलीवर स्ट्रक्चर्स आर डिटर्मिनेट, नो, खैर उतना नहीं जाना डिटेल। नाउ किसी भी फ्रेम को कट लगाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कट, और सबको कैंटिलीवर बना देंगे। अब ये बताइए कैंटिलीवर बनाने के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर मतलब एक साइड सपोर्ट होगा, दैट्स ऑल ना। एक साइड सपोर्ट होगा फिक्स, हमने तो यही पढ़ा हुआ है, और बाकी कोई दो सपोर्ट नहीं होगा उसके पास, है ना। तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या, जब कैंटिलीवर बनाएंगे, मेरी तरफ से ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि क्या होना चाहिए, ओपन स्टेबल कैंटिलीवर बीम, ओपन स्टेबल कैंटिलीवर बीम। हमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं फ्रेम के लिए। जब नंबर ऑफ कट लगाएंगे और जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी पता करेंगे, उस समय सिर्फ ये 3 वर्ड मेरे तरफ से आप याद रखना, दैट यू हैव टू मेक श्योर द स्ट्रक्चर इज ओपन स्टेबल कैंटिलीवर स्ट्रक्चर, दैट्स ऑल। कट ऐसा लगाएंगे मिनिमम, हमें क्या मिलना चाहिए, ओपन स्टेबल और कैंटिलीवर स्ट्रक्चर। देख लेते हैं कैसे। वेयर 3c, c इज व्हाट, मिनिमम नंबर ऑफ कट। मैं इतना ही लिखूंगा इसमें, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कट, मिनिमम नंबर ऑफ कट टू मेक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर, और r डैश forces required to make stable, minimum number of cut to make cantilever structure, cantilever। और r डैश क्या होगा, the forces required to make the cantilever structure stable, to make the cantilever structure stable। जैसे मान लिया हमारे पास में एक है फ्रेम, और यहां है इसके फिक्स सपोर्ट, और दूसरी तरफ है एक रोलर सपोर्ट। अब इसमें मुझे बनाना है मिनिमम कट। 2 सपोर्ट है तो 2 हिस्से में बांटेंगे। एक कट लगा दिया मैंने, एक कट लगा दिया। जब कट लगा देंगे, कट लगाने के बाद दोनों पोर्शन को अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है, दोनों पोर्शन को अलग अलग बना लेते हैं। तो अभी ये क्या हो गया, ये भी हमारा कैंटिलीवर और वो भी हमारा कैंटिलीवर। हमने एक कट लगाया, दोनों कैंटिलीवर हो गया, बट ये वाला स्टेबल है। अगर नीचे से हम देखें फिक्स्ड है तो ये स्टेबल है, यहाँ रिजिड जॉइंट है, बिल्कुल स्टेबल है। इसके बारे में अगर सोचें तो क्या हो सकता है, रोलर सपोर्ट होने की वजह से ये स्लाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग को रोकेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करेंगे हम टू स्टॉप द स्लाइडिंग। इसका मतलब था r डैश जो हमने लिया था ना, ये r डैश यहां जरूरत है। इसमें r डैश की कोई जरूरत नहीं है टू मेक इट स्टेबल। इसमें क्या है, r डैश की जरूरत है। और फिर हमने देखा
ये रोलर होने के साथ साथ रोलर में ही क्या होता है, ये वाला पोजीशन हिंज होता है ना, तो हिंज के अबाउट ये पूरा का पूरा रोटेट कर सकता है। उस रोटेशन को रोकना है तो मोमेंट देना होगा, यानी एक और हमें फोर्स देना होगा मोमेंट के नाम पर। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग को रोकने के लिए, एक मोमेंट इसके रोटेशन को रोकने के लिए, दो फोर्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कैंटिलीवर भी है और स्टेबल भी है। क्या है, कैंटिलीवर भी है और स्टेबल भी है। ओपन का मतलब ये था कहीं कोई लूप ना बना हुआ हो, अगर लूप है तो उसको भी कट लगा के खोल देंगे। अब इसके हिसाब से देखेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कितना कट लगाया था हमने, एक, सो दैट विल बी 3 × 1 माइनस आर डैश, कितने फोर्सेस हमें लगाने पड़े इनको स्टेबल बनाने के लिए, सिर्फ 2, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी विल बिकम 1। इजी और नॉट, easy or not? That is how we are going to identify the static indeterminacy for the frame. Static indeterminacy for the frame. ठीक है? Now let us take another one. Let us take another one where you have a frame along with the hinge. You have a frame along with the hinge. और यहां मान लेते हैं hinge support है। What will be the static indeterminacy for this one? एक कट लगाएंगे, है ना, दोनों को अलग अलग करके देख लेते हैं। जैसा लेफ्ट साइड वाला, इसे किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज कैंटिलीवर और ये खुद स्टेबल है। राइट साइड वाले के बारे में देखें, यहां हिंज होने की वजह से एक रोटेशन को स्टॉप करने के लिए हमें एक मोमेंट देना होगा। जैसे ही मैंने स्टेबल कर दिया इसे, अब यहाँ क्या है, 3 रिएक्शन हो गया ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो था ही, साथ में मैंने एक मोमेंट दे दिया तो फिक्स जैसा हो गया, वर्टिकल वाला स्टेबल हो गया। लेकिन ये वाला जो है, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये हिंज है, यानी ये घूम सकता है इसके अबाउट। अब हमने क्या किया, इसके रोटेशन को रोकने के लिए, ये जो घूम सकता था ना, ये जो यहाँ घूम सकता था, इसके रोटेशन को रोकने के लिए हमने यहाँ एक मोमेंट दे दिया, एक मोमेंट यहाँ और एक मोमेंट यहाँ। अगर हम यहाँ देखें तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना हो जाएगा, हमने यहाँ एक कट लगाया, दैट इज 3 × 1 माइनस आर डैश, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड टू मेक इट स्टेबल। 2 फोर्सेस हमने लगाए थे और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारी 1 हो गई। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर ऑल द टाइप ऑफ फ्रेम। वेरी इजी मेथड टू फाइंड आउट। किसी भी फ्रेम के लिए अगर आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करना है, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड। करेक्ट, ध्यान रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन, जस्ट वी विल सी, जितने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आए हैं ना एसएससी जेई में या किसी और राजस्थान जेई में या कोई और जेई में, वो कुछ मैंने कलेक्ट करके किए हुए हैं, दैट वी विल जस्ट सी ओवर हियर वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अ प्रॉप्ट कैंटिलीवर। नाउ अब जो मैंने बताया उसके हिसाब से देखिए बना के, जो मैंने बताया उसके हिसाब से बना के देखिए हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट। अ प्रॉप्ट कैंटिलीवर इज indeterminate externally off. Propped cantilever is indeterminate externally off. सेकेंड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम देखना जरूर, इसीलिए मैंने पहले बताया प्रॉप्ट कैंटिलीवर होता क्या है ना। प्रॉप्ट कैंटिलीवर में हमारे पास कितने रिएक्शंस होते हैं, हमारे पास प्रॉप्ट कैंटिलीवर में होते हैं 4 रिएक्शन, और इन 4 रिएक्शंस के बाद हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस कितने होते हैं, 3। एक एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी है, सो इट इज एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट टू फर्स्ट डिग्री। समझ में आ रही बातें। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर हम इसका लिखें, दैट डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन 4 हो गया, माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 हो गए, एंड इट विल बिकम 1। करेक्ट। नेक्स्ट वन, अ बीम इज सपोर्टेड ओवर 3 रोलर lying in the same plane. The beam is stable for. सबसे पहले 3 रोलर पर ये बीम रख दिया इसने, है ना, बीम था और बीम को इसने रख दिया 3 रोलर पर, on the same plane. अगर सेम प्लेन पर तीनों इसने रोलर रख दिया, फिर क्या सिचुएशन बन गया, याद हो रहा होगा आपको, तीनों के तीनों रिएक्शंस इसके क्या हो गए, पैरेलल हो गए। 3 रिएक्शंस तो मिलेंगे पर ये पैरेलल हो गया। तो जनरल अगर बात की जाए, क्या, अगर जनरल बात की जाए, दिस बीम इज एक्चुअली अनस्टेबल।
अगर जनरल बात की जाए। आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। सो द बीम इज स्टेबल फॉर, बोल रहा कैसे स्टेबल होगा ये, अब ये कैसा स्टेबल होगा। फर्स्ट वन, फॉर एनी जनरल लोडिंग, नहीं, क्योंकि जनरल लोडिंग में हॉरिजॉन्टल आ ही सकता है, और अगर हॉरिजॉन्टल आया तो क्या होगा, ये स्लाइड कर जाएगा। इट इज नॉट स्टेबल फॉर एनी जनरल लोडिंग। फॉर लोडिंग विथ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द बीम, बीम के डायरेक्शन में बोल रहा है कोई कंपोनेंट ना आए, ऐसा लोडिंग देंगे। यस, दिस इज गुड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर लोडिंग विथ नो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बीम डायरेक्शन, ये गलत है। परपेंडिकुलर टू द बीम डायरेक्शन कौन सा होगा, ये है हमारा अलोंग द बीम डायरेक्शन, और ये है हमारा परपेंडिकुलर। देखें, ये बीम के डायरेक्शन में और ये बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर लोडिंग, बोल रहा है परपेंडिकुलर लोडिंग ना आए, क्यों भाई, हॉरिजॉन्टल नहीं आना चाहिए ना। सो ये वाला गलत हो गया। लास्ट वाला, ओनली व्हेन नो लोड एक्सेप्ट सेल्फ वेट एक्ट्स, ये भी थोड़ा सही है। क्यों, बोल रहा है कि नो लोड, सेल्फ वेट तो ठीक है डाउनवर्ड होगा, लोडिंग वर्टिकल तो आ ही सकता है ना, वर्टिकल लोडिंग के लिए रिएक्शंस दे ही सकता है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फॉर लोडिंग विथ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बीम, ऐसा लोडिंग दें जो बीम के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट जिसका ना आए, वैसे कंडीशन में ये स्टेबल होगा। बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर ये कैसे स्टेबल होगा। आर यू गेटिंग इट। नेक्स्ट वन, इफ 4 रिएक्शंस आर एक्टिंग ऑन अ बीम देन द सिस्टम इज, अगर 4 रिएक्शन एक बीम में लग रहे हैं तो क्या होगा वैसा सिस्टम। मान लेते हैं, जस्ट टेक इट आवर नॉर्मल प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ले रहा हूं उसे एग्जाम्पल के लिए। हमने क्या किया, हमने ले लिया प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में किसी भी जनरल लोडिंग के लिए हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 4 है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 4 है। अब ये कहता है कि इफ 4 रिएक्शंस आर एक्टिंग ऑन अ बीम देन द सिस्टम इज, ठीक है, इसे देख के तो लग रहा है द सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अनस्टेबल एंड इनडिटरमिनेट। देखो, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है तो इस एग्जांपल के हिसाब से द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेट अगर हम लिखते हैं, 4 अननोन हो गया और 3 अवेलेबल इक्वेशंस दैट इज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, है ना, 4 - 3, करेक्ट ना, दिस इज 1। इस एग्जांपल के लिए तो ये हाँ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। रुकते हैं थोड़ा। सो पहली बात अनस्टेबल और इनडिटरमिनेट हो जाना, दूसरी बात स्टेबल और इनडिटरमिनेट। तो अगर हम ये एग्जांपल लेंगे तब तो ठीक है, स्टेबल और इनडिटरमिनेट है, स्टेबल भी है और इनडिटरमिनेसी भी है, एक अननोन एक्स्ट्रा है जिसे हम फाइंड आउट अपने अवेलेबल इक्वेशन से नहीं कर पाएंगे, है ना। तीसरा क्या है, स्टेबल एंड डिटरमिनेट, स्टेबल होके डिटरमिनेट तो नहीं है फिलहाल, पर प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ा और आगे क्या है, ये हमने लिया है एग्जाम्पल, इसने नहीं कहा ऐसा एग्जाम्पल लेना है, इसने सिंपली कहा कोई एक बीम है जिसमें 4 रिएक्शन है। सपोज इसी बीम में अगर मैं यहां एक हिंज लगा दूं, फिर क्या कंडीशन होगा फिर क्या कंडीशन होगा, हिंज लगाएंगे तो हमारा अवेलेबल इक्वेशन बढ़ जाएगा, हिंज लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, 4 अननोन 4 ही रहा, और अवेलेबल इक्वेशन हमारा कितना हो गया 4, एंड इट हैज बिकम डिटरमिनेट। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है मैं एक और एक्स्ट्रा हिंज लगा दूं, अब प्रॉब्लम क्या होगी, 3 हिंज इन अ रो, ये तो इंटरनली अनस्टेबल हो गया, मैकेनिज्म हो जाएगा। यानी सिर्फ बीम बोल देने से हम ये नहीं बता सकते कि 4 रिएक्शन है तो वो स्टेबल होगा या डिटरमिनेट होगा, दैट इज वी कैन नॉट से वेरी स्पेसिफिकली, हम नहीं बता सकते जब तक ये कोई कंडीशन पूरे बीम की ना बता दे, हम तब तक ये बता ही नहीं सकते वो इनडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग। डू यू एग्री, डू यू एग्री। नेक्स्ट वन, इफ ऑल द रिएक्शंस एक्टिंग ऑन अ प्लानर सिस्टम आर कंकरेंट इन द नेचर देन द सिस्टम इज, ये तो मैंने दूसरा वाला कंडीशन ही लिख रखा है कि कभी भी रिएक्शंस कंकरेंट होंगे तो बीम हमारा एसेंशियली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। 3 कॉन्करेंट रिएक्शंस याद आ रहा है, मैंने बीम बनाया था ऐसा, और तीनों सपोर्ट मैंने यहां लगाया था, तीनों रोलर सपोर्ट थे। और तीनों के रिएक्शंस जो थे हमारे एक ही पॉइंट से गुजर रहे थे, दे आर एक्चुअली कंकरेंट। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, दिस बीम विल बिकम अनस्टेबल, सो दिस इज एसेंशियली अनस्टेबल। नेक्स्ट वन,
पिक अप द इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर फ्रॉम दोज शोन इन द फिगर। इनमें से कौन इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इनमें से कौन इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला हिंज है ना, यहां अभी हमने ये वाला सॉल्व किया, सबको पर्सनली देखते हैं। इसको एक कट लगाएंगे, यहां कितना देना होगा, लेफ्ट वाले पोर्शन को अगर मैं सोचूं, लेफ्ट वाले पोर्शन को सोचूं, यानी सिर्फ इस पोर्शन को अलग से सोचा जाए, यहां हिंज होने की वजह से मुझे एक देना पड़ेगा मोमेंट ताकि ये स्टेबल हो जाए, और यहां एक हिंज दूसरे वाले के बारे में सोचें, यहां भी एक हिंज है तो यहां एक मोमेंट हमें देना पड़ेगा इसको रोटेट होने से बचाने के लिए, और यहां पर एक रोटेशन रोकने के लिए मुझे एक और मोमेंट देना होगा। तो अगर हम इसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी देखें, ds क्या होगा, दैट ds विल बिकम व्हाट, 3c माइनस r डैश। एक कट लगाया हमने, सो 3 इंटू वन माइनस r डैश। कितने फोर्सेस लगे इसे स्टेबल करने के लिए, 2। ये ऑब्वियसली ये वाला तो इंडिटरमिनेट हो गया, दिस हैज बिकम इंडिटरमिनेट, ये हमारा इंडिटरमिनेट हो गया। नाउ कमिंग टू द फिगर नंबर 3। अब देखो यहां से डायरेक्टली कर लेते हैं, है ना। यहां कट लगाया हमने, इसको एक फोर्स चाहिए यहां से रोटेशन रोकने के लिए, और जब सेपरेट करेंगे यहां भी एक रोटेशन रोकने के लिए चाहिए। तो इसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगा, देखो 3c माइनस r डैश, मतलब एक कट लगा है तो 3 इंटू 1 माइनस 2, इस ये भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू, स्टैटिकली, एक मिनट यहाँ 1 2 3, सॉरी दिस वॉज 3, नो काउंटिंग मिस्टेक, 1 2 3, यहाँ 3 था, so that 3 into 1 minus 3 has become 0, sorry, this is actually determinate 1, है ना। यहां हमने कट लगा रखा है, तो ds 3 into 1, एक कट, 3 into 1 माइनस कितने फोर्सेस लगे मुझे स्टेबल करने के लिए, 2 यहां और एक यहां, 3, और ये 3 माइनस 3 हैज बिकम 0, यानी ये वाला हमारा डिटर्मिनेट हो गया, है ना। ये वाला क्या हो गया हमारा, डिटर्मिनेट हो गया, दिस इज डिटर्मिनेट। इसमें आते, इसने पूछा भी था क्या, पिक अप द इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, अब तो ये डिटर्मिनेट हो गया तो हमें नहीं चलेगा। इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में तो क्या होगा, हमने एक कट लगाया, यहां एक हिंज है तो एक मोमेंट चाहिए होगा, यहां एक हिंज है तो एक मोमेंट चाहिए होगा, और 2 फोर्सेस लगाने से ये स्टेबल कैंटिलीवर स्ट्रक्चर 2 पीस में बन जाएगा, है ना। समझ में आ रही बातें, दोनों जगह मुझे एक एक मोमेंट देना होगा एंड इट विल बिकम स्टेबल कैंटिलीवर स्ट्रक्चर एक कट लगाने पर। सो ds क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस, अब मैंने फोर्स कितना लगाया है, 2, नाउ वी आर गेटिंग 1, यस दिस इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, ठीक। फिर इसको देख लेते हैं। नाउ सिमिलरली यू कैन चेक ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ कितने हैं, एक रिएक्शन, यहाँ कितना है, 2 रिएक्शन। वैसे ये बीम की तरह भी समझ सकते हैं, टोटल 3 रिएक्शन है, एक्सटर्नल 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही 3 रिएक्शंस निकल जाएंगे, दिस इज डिटरमिनेट 1। सिमिलरली दिस वन ऑल्सो, अगर आप देखना चाहें तो देख ही सकते हैं। इसको हम एक कट लगाया हमने, और यहां हमारे पास रोलर है। अब इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटेंसिटी देखेंगे, यहां मुझे एक मोमेंट प्रोवाइड करना होगा टू स्टॉप द रोटेशन, और यहां मुझे एक मोमेंट देना होगा, और साथ ही साथ इसके स्लाइडिंग को रोकने के लिए एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देना होगा। सो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस जो मुझे इसको स्टेबल कैंटिलीवर बीम बनाने के लिए चाहिए वो 3 हैं। तो इनका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा, 3 इंटू नंबर ऑफ कट कितना है, 1, माइनस टोटल फोर्सेस वर 3, इट विल बिकम 0। ये भी स्टैटिकली डिटरमिनेट है। तो अगर फ्रेम को इस तरह से चेक करेंगे ना, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बहुत इजी वे में, बहुत फास्ट वे में, वेरी इफिशिएंट वे, ds इक्वल्स टू 3c माइनस r डैश, दैट्स ऑल। सो कौन सा वाला हमारा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो गया, कौन सा वाला हमारा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, 3 नंबर। नेक्स्ट वन, which of the beam given in the following figures is determinate beam, which one is determinate beam, इनमें से कौन डिटरमिनेट है, वेरी इजी टू सी। यहां कितने रिएक्शन है, टोटल जनरल कंडीशन में 3 और यहां 1, 4 है, इक्वेशन सिर्फ 3, इंडिटरमिनेट है ना।
फिर यहाँ कितना है, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल इनडिटर्मिनेट है ना। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं 6 और अवेलेबल इक्वेशंस तो सिर्फ 3 हैं, इनडिटर्मिनेट। यहाँ कितना होगा, टोटल रिएक्शंस कितने हैं 3, एक 4 और यहाँ एक 5 और अवेलेबल इक्वेशंस हमारे पास कितने हैं, दैट इज ओनली 3, ये भी इनडिटर्मिनेट होगा। ऑब्वियसली द अपर वन इज डिटर्मिनेट वन, द टॉप वन इज डिटर्मिनेट वन। नेक्स्ट वन, if the total number of reaction components is less than the total number of condition equations, see here हमने क्या लिखा था, ds equals to unknown reaction minus available equation। इसको ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ना है क्या, if the total number of reaction component किसी भी बीम में is less than the total number of condition equations available, देखो equations available, अगर हमारा unknown reaction available equation से कम हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव मिलेगा। पूछ रहा है the structure shall be, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, it will become unstable। क्यों, रिएक्शंस कम पड़ गए, रिएक्शंस कम हो गया ना, रिएक्शंस कम हो गया और अवेलेबल इक्वेशंस ही ज्यादा हो गए, दैट विल बिकम अनस्टेबल। नेक्स्ट, द बीम शोन बिलो इज इंडिटर्मिनेट ऑफ द डिग्री, कितने से इंडिटर्मिनेट है, टोटल रिएक्शंस देख लेंगे कितने हैं, 3 रिएक्शंस यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल अननोन कितना हो गया, 3 और 2 5। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर हम देखें, अननोन रिएक्शंस 5 हो गया और अवेलेबल इक्वेशंस, कोई एक्स्ट्रा इंटरनल अरेंजमेंट्स अवेलेबल नहीं है, सो सिर्फ हमारे पास तीन क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं और वो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करेंगे तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितना होगी, सो इट इज स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट टू सेकंड डिग्री। A statically indeterminate structure is the one which static indeterminate structure है। अच्छा, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट जैसे ही इसने कहा क्या मतलब हो गया, इंडिटर्मिनेट मतलब हमारा रिएक्शन ज़्यादा है, हमारे अवेलेबल इक्वेशंस के कंपेयर में हमारे पास रिएक्शंस ज़्यादा होना ही इंडिटर्मिनेसी है ना। ओके, कैन बी एनालाइज्ड विद द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक अलोन, नहीं, कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक अलोन, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस जो 3 हैं क्या उससे एनालाइज हो जाएंगे, भाई इक्वेशन ज़्यादा है तभी तो हम, सॉरी नंबर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तभी तो हमने उसे कहा ना इंडिटर्मिनेट, तो वो तो हमसे सॉल्व नॉर्मली स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से हो ही नहीं रहा है ना। फिर क्या होगा, यस, इट कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक अलोन। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ अ बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड, अब फिक्स्ड बीम है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगी इसकी, फिक्स्ड बीम है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगी, so total number of reaction for the general loading will be, total number of reaction for the general loading will be how much, 3 plus 3 6, 3 plus 3 6, so degree of static indeterminacy कितना होगा, number of unknown 6 हो गया, number of unknown 6 होगा और available equations में हमारे पास 3 equilibrium equation, that's all, so statically indeterminate to third degree, correct ना। next one, which of the following is a statically determinate structure member है, statically determinate fixed beam अभी हमने देखा ये तो नहीं है, तुरंत अभी देखा ना, this is not, fixed beam is not the statically determinate। continuous beam नहीं हो सकता, क्यों, continuous beam किसे कहते हैं, जिसमें number of supports ज़्यादा हो, है ना, number of supports ज़्यादा हो, तो इसमें तो नंबर ऑफ रिएक्शंस भी ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो हमारे पास सिर्फ 3 अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ये भी डिटर्मिनेट नहीं हो सकता। सिंपली सपोर्टेड, यस दिस इज द वन। पोर्टल फ्रेम, फिर से पोर्टल फ्रेम किसे कहते हैं, दिस इज द वन वी आर कॉलिंग इट एज पोर्टल फ्रेम। इसमें भी हम अगर करेंगे, एक कट लगाएंगे, 3 और टोटल देखेंगे तो 3 स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है, करके देख लेते हैं। एक कट लगाया हमने, कितना हो जाएगा, 3 into 1 और ये दोनों के दोनों स्टेबल हैं तो r' 0 है यहाँ, सो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी विल बिकम 3, दिस इज एक्चुअली इंडिटर्मिनेट 1, तो ये बाकी इंडिटर्मिनेट है, ओनली सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा यहाँ इस एनलिस्टेड ऑप्शंस में डिटर्मिनेट होगा। A cantilever beam is provided with the vertical prop
एट इट्स फ्री एंड। देखो कैंटिलीवर बीम में वर्टिकल प्रॉप लगाना क्या मतलब है, इसने उसे बना दिया प्रॉप्ड कैंटिलीवर, करेक्ट और नॉट, इसने उसे क्या बना दिया, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अगर ऐसा है तो क्या हो गया, ऐसा है तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ क्या हो गया, 3 रिएक्शन हो गए, यहाँ एक रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 4 हो गए हमारे पास अब। और अवेलेबल इक्वेशंस हमारे पास सिर्फ क्या है, 3 अवेलेबल इक्वेशंस हैं। ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री। लेट अस सी नाउ a cantilever beam is provided with a vertical prop at its free end, its static indeterminacy will be। इसके लगाने से, जब नहीं लगाते हम इसे तो क्या होता, 3 अननोन और 3 अवेलेबल इक्वेशन, क्या 3 अननोन और 3 अवेलेबल इक्वेशन डिटरमिनेट था ना। जैसे ही हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगाया सपोर्ट, 4 अननोन हो गए, इक्वेशंस तो अभी भी हमारे पास 3 ही अवेलेबल हैं। नाउ इट विल बिकम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 1। 1 से इंडिटरमिनेसी इसकी बढ़ गई है ना, इंक्रीजेस बाय 1, इस स्टैटिक इंडिटरमिनेसी विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। सही है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ दिस फ्रेम। इस फ्रेम का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगा। सेम वे वी विल डू इट। कैसे, मिनिमम नंबर ऑफ कट टू मेक श्योर इट इज अ कैंटिलीवर स्ट्रक्चर। एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें, इट विल बिकम कैंटिलीवर। यहाँ भी नहीं लगा देना वरना बीच वाला पोर्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। सिर्फ मिनिमम कट लगाना है जिससे कि, अब ये देखो इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लिया हमने, उसको भी अलग कर देते हैं, ये वाला पोर्शन, जस्ट अ मोमेंट, ये अलग हो गया, फिर इसको अलग कर देते हैं, और लास्ट वाला भी कर देते हैं अलग। ये यहां तक एक पोर्शन है ना, और लास्ट वाला हमने अलग किया, दैट इज नाउ दिस वन। ये हमारे पास अभी 3 स्ट्रक्चर बन गए। नाउ इफ यू सी, ये तो पूरा स्टेबल है, ये पूरा स्टेबल है। अभी कट हमने कितना लगाया, 2 लगाया ना, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर लिखना चाहें तो 3 × 2 पहले लिख लेंगे। अब हम क्या देखेंगे, फोर्सेस रिक्वायर्ड टू मेक श्योर इट इज स्टेबल। मैंने बोला था ना, ओपन स्टेबल कैंटिलीवर स्ट्रक्चर। बस ये 3 वर्ड कीवर्ड आपके लिए हैं, ये आपको याद रखना है। ओपन तो सब है, कैंटिलीवर एक सपोर्ट के साथ हो गया, स्टेबिलिटी चेक कर लिया हमने। ये क्या होगा, यहां एक हिंज है, अगर मैंने इसको एक मोमेंट दे दिया और इसको एज अ फिक्स्ड बिहेव करा दिया, नाउ दिस विल बिकम स्टेबल। सारा रिजिडली जॉइंटेड है पोर्शन, दिस इज नाउ स्टेबल। यहां भी एक हिंज है, यहां भी अगर मैंने एक मोमेंट दे दिया, ये भी हो जाएगा एज अ कैंटिलीवर, ये भी कैंटिलीवर स्टेबल। सो हमें टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फोर्सेस हो गए 2 रिक्वायर्ड फोर्सेस हो गए, एंड स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हैज बिकम 4। सो द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर दिस फ्रेम हैज बिकम 4। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। ये बीम और फ्रेम से रिलेटेड स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या, बीम की स्टेबिलिटी मैंने यहाँ पर डिस्कस की। व्हेन यू विल कम टू द क्लासेस विल सी द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रस। ट्रस में कैसे वो स्टेबल होता है, कब वो इंटरनली इसके स्टेबिलिटी, क्यों उसको ट्रायंगल में ही होना है ना। फिर ट्रस के स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, then kinematic indeterminacy, everything we will see over there. Do not forget, as I told you, the registration already is open, and from the 25th July the classes are already going on. Registration is open, and from the 25th July the classes are already running, right? कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं इस URL पर for any information related to our classes and all. So thank you everyone. We'll meet with a very interesting topic next time once again. Thank you.